Hello everyone. So today we are going to start a new chapter that is molecular basis of inheritance. ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आप इसको बोल सकते हो। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेटा पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा? न्यूक्लिक एसिड पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे? न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इस टॉपिक से आपके काफी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जैसे कि 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, वहां भी ये टॉपिक आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। इसके अलावा 12th क्लास में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें भी हम लोग ये पहले पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद बीएससी एमएससी में भी ये टॉपिक्स आते हैं। तो आप इसको ब्रीफली पढ़ने से पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए आरएनए को पढ़ने से पहले कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? इट वॉज ऑब्जर्व बाय फ्रेडरिश मिशर। ये एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिश मिशर, जिन्होंने क्या किया, पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऑब्जर्व किया, राइट। और उन्होंने उसका टर्म क्या दे दिया? न्यूक्लिन, राइट। तो फ्रेडरिश मिशर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पस सेल के न्यूक्लियस में क्या देखा था? न्यूक्लिक एसिड देखा था। लेकिन उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं रखा, उन्होंने क्या नाम रखा उसका? न्यूक्लिन। तो फिर ये न्यूक्लिक एसिड वर्ड किसने दिया? देखो, ऑल्टमान वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये टर्म दिया न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, ये न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या है बेटा? दीज आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और फिर आपका न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है। न्यूक्लिक एसिड है क्या? डीएनए और आरएनए ही है। ठीक है, कैसे फॉर्म होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड से ही फॉर्म होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, कैसे ये न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होते हैं। तो तीन चीजों से ये मिलके बने हुए होते हैं। क्या क्या? नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फेट। ठीक है, तो जब ये तीनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब हमारे पास एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो दो टर्म्स हमने यहाँ पढ़े, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर हम नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोज शुगर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। डिफरेंस समझना, न्यूक्लियोटाइड में भी यही था, नाइट्रोजनस बेसिस थे, पेंटोज शुगर था। लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, क्या? दैट इज फॉस्फेट। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड आप यहाँ देखोगे ये दोनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट एब्सेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड को भी हम और क्या लिख सकते हैं? तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को माइनस कर दें तो क्या वो न्यूक्लियोसाइड होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, या फिर आप इसको लिख सकते हो न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। कि न्यूक्लियोटाइड में से अगर हम फॉस्फेट माइनस कर दें तो वो भी क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड होगा। अब हम देखो आगे स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअल में ये न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। भाई हमने तीन इसकी कॉम्पोजिशन पढ़ ली कि तीन चीजों से मिलके बनता है, लेकिन ये तीनों चीजें किस तरीके से आपस में कंबाइन होती है, किस बॉन्ड के थ्रू ये कंबाइन होती है, और कैसे ये एक पूरे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग आगे देखते हैं किस तरीके से फॉर्म होगा। ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में हम देखेंगे कि हमने तीन चीजें पढ़ी। क्या क्या? नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। पहले हम इन तीनों का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। इन तीनों के स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर इन तीनों से फॉर्म करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कौन कौन सी बॉन्डिंग्स यहाँ पे होती हैं, किस बॉन्ड के थ्रू ये तीनों आपस में कंबाइन रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजिनस बेसिस को। देखो, नाइट्रोजिनस बेसिस कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन या फिर pyrimidine, यही होते हैं दोनों। अब देखो इनका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या कि किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। देखो, प्यूरिन का, दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। ठीक है, अब देखना इसमें आपको दो रिंग्स नजर आएंगी। एक तो ये वाली रिंग है, ठीक है, और दूसरी रिंग ये है। तो टोटल यहाँ पे जो नंबरिंग होगी वो हम कितने नंबरिंग करेंगे? 9 नंबरिंग यहाँ पे करेंगे। ठीक, और क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस है इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन तो इन्वॉल्व होगा ही। ठीक है, चाहे वो प्यूरिन हो चाहे वो पिरिमिडीन हो, दोनों में ही क्या इन्वॉल्व होंगे? नाइट्रोजन तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक, अब यहाँ देखो, तो अगर हम पहली रिंग की बात करें तो पहली रिंग जो है यहाँ पे, इसमें आप देखोगे कितने नाइट्रोजन आपको नजर आ रहे हैं। तो एक तो ये, ठीक है, दूसरा ये,
फिर आप देखोगे नेक्स्ट वाली जो रिंग है इसमें कितने नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, एक तो ये और एक ये, यानी कि एक नाइट्रोजन तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको नजर आ रहा है, दूसरा नाइट्रोजन आपको थर्ड पोजीशन पे नजर आ रहा है, तीसरा नाइट्रोजन आपको सेवेंथ पोजीशन पे नजर आ रहा है, और चौथा नाइट्रोजन आपको नाइन्थ पोजीशन पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये चार नाइट्रोजन क्या करेंगे, एक प्यूरिन के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अब आप क्या करोगे, आपको याद करने का तरीका किस तरीके से होगा, सबसे पहले आप जो ये रिंग बनाओगे इसमें हम जब भी प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं वो लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप नंबरिंग कैसे करोगे यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, देखो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मैनर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ आ जाएंगे 7 8 और 9। इस तरीके से पहले आप नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, सेवेंथ पोजीशन पे और नाइन्थ पोजीशन पे, इन चारों पोजीशंस पे आप क्या लगाओगे, नाइट्रोजन को ऐड करोगे। अब देखो इनका याद करने का तरीका क्या होगा भाई, ऑड नंबर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये बिल्कुल 1 3 7 9, यानी कि 5 भी ऑड नंबर हो सकता है, लेकिन 5 को छोड़ के बाकी 1 3 7 9 ये चारों क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर्स पे आपको क्या करना है, नाइट्रोजन को पुट करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम सेम पिरिमिडीन का देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही रिंग नजर आएगी। ठीक है, इसमें भी क्या होंगे, 6 कार्बन होंगे, 6 नंबरिंग आप करोगे, लेकिन यहाँ पे जो नंबरिंग करोगे दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होनी चाहिए। तो जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो आप देखो किस तरीके से करोगे। सबसे पहले नंबरिंग आप करोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड देन 6, राइट। फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ भी नाइट्रोजन एटम्स इन्वॉल्व होंगे, तो कहाँ कहाँ नाइट्रोजन आप ऐड करोगे, तो आप देख पा रहे होगे कि एक तो नाइट्रोजन 1 फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरा नाइट्रोजन जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन है वो कहाँ ऐड है, किसी और नंबर पे ऐड है। ठीक है, 5 हमें कंसिडर करना ही नहीं है, तो 1 और 3 टोटल 6 ही है ना इसमें, तो 1 और 3 पे क्या होगा, नाइट्रोजन एटम्स लगा देना है। ठीक है, बाकी आप क्या करोगे, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे बॉन्डिंग्स और लगा दोगे। ठीक है, डबल बॉन्डिंग सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से। ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग्स आप लगा दोगे, जहां पे डबल बॉन्डिंग नहीं होगी वहां पे आप हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू उसकी वैलेंसी को पूरा कर सकते हो। इसके बाद आते हैं, देखो पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में क्या होगा, देखो डीएनए आरएनए के केस में अलग अलग होता है, हमें पता है। तो अगर मैं राइबोज शुगर की बात करूं, तो देखो राइबोज शुगर में क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का। ठीक, जिसमें नंबरिंग जो होगी कार्बन एटम की वो होगी 5। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं यहां से, पिंक कलर से आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट कार्बन, इसके बाद दिस वन इज योर सेकेंड कार्बन, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज योर फिफ्थ कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन की चेन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे H और OH को लेंगे। सबसे पहले OH ऊपर, H नीचे, फिर HOH, HOH, CH2OH और H। ठीक, लेकिन ये राइबोज शुगर जो है और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है, ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम नजर आ रहा है आपको इसी तरीके से, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे होगा, क्या और किस एटम पे, तो राइबोज शुगर में जो सेकंड कार्बन पे नंबरिंग आपको दिखाई दे रही है दैट इज OH, ये OH क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा राइबोज शुगर के केस में। लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर के केस में क्या होगा, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। सो डी ऑक्सी का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का रिमूवल, कहां से, सेकंड कार्बन से। तो सेकंड कार्बन से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो जो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है ये फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज H3PO4। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए फॉस्फेट है, उसके बाद OH 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 और एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अच्छा, इसको आप आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, आगे हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि आयनिक फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होते हैं, आप आयनिक फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे कि आप देखो इस तरीके से आयनिक फॉर्म में इसको लिख सकते हो। ठीक है,
इसके बाद आ जाते हैं, आपको पता है कि भाई जो प्यूरिन और पायरिमिडीन है, ये दोनों क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। अब देखो, प्यूरिन जो है वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, राइट। अब देखो, अगर आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो कॉमन स्ट्रक्चर तो आप समझ गए कैसे बनाना है। तो आप एडेनिन का कॉमन नेम याद कर लो सिर्फ। एडेनिन का कॉमन नेम क्या है, 6 अमीनो प्यूरिन, यानी कि प्यूरिन का जो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके 6 पोजीशन पे अमाइन ग्रुप ऐड कर दो सिर्फ, और बन गया एडेनिन का स्ट्रक्चर। अब देखो हम लोग करते हैं कि किस तरीके से हम एडेनिन का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाते हैं। ये क्या है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा, ऊपर वाला, ठीक है। अब हमें अगर एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाना है तो वही सेम प्यूरिन का स्ट्रक्चर हम लोग लेंगे, बस उसमें क्या कर देंगे, 6 पोजीशन पे अमाइन ग्रुप ऐड कर देंगे। देखो कौन सा है 6 पोजीशन, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये क्या है, सिक्स। सिक्स पे क्या कर देना है, अमाइन ग्रुप ऐड कर देना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको क्या रखनी है, सेम रखनी है, ठीक है। बाकी का सभी क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ की जगह, इसकी जगह आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, यू कैन पुट इट हेयर, ओके। अभी देख सकते हैं आप, वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। और जहां पे भी अगर वैलेंसी लगे आपको कंप्लीट नहीं है, तो वहां आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये देखिए किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्वानिन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखो ये बिल्कुल प्यूरिन का वही सेम स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 2nd पोजीशन पे अमाइन ग्रुप ऐड करेंगे, और 6th पोजीशन पे क्या करोगे, ऑक्सी ग्रुप ऐड करोगे, ठीक है। कर दिया जाए भाई, दोनों पे ऐड। देखो 2nd पोजीशन कौन सा है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो गया 6। तो 2nd पोजीशन पे आपको क्या करना है, अमाइन ग्रुप ऐड करना है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, दिस इज NH2 अमाइन ग्रुप। 6th पोजीशन पे आपको ऑक्सी ग्रुप ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ऐड कर देंगे, ठीक है। दिस इज योर 6th पोजीशन। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, गुआनिन का स्ट्रक्चर बन गया। बाकी आप कंप्लीट कर सकते हो पूरी वैलेंसी को। जहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही हो वहां पे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, वैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का 1, तो यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हो, H, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो वैलेंसी आप लोग खुद से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं साइटोसिन का स्ट्रक्चर। देखो साइटोसिन का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर के जैसा ही होगा, यूरेसिल का भी और थाइमिन का भी। तो कॉमन स्ट्रक्चर तो यही होंगे, डिफरेंस क्या होगा इनके अमाइनो एसिड्स में, सॉरी इनके कॉमन नेम में। तो साइटोसिन के स्ट्रक्चर में देखो कॉमन नेम इसका क्या होगा, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर में 2nd पे ऑक्सीजन लगा दो और 4 पे अमीन ग्रुप लगा दो। देखो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, एंड दिस वन इज योर 6, ठीक है। 2nd पोजीशन पे क्या लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है, और 4th पे क्या लगाना है, अमाइन ग्रुप, दैट इज NH2, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, साइटोसिन का। अब देखो यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखते हैं। यूरेसिल किसके केस में होता है, RNA के केस में। तो RNA में क्या होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा तो उसका कॉमन नेम हम लोग क्या करेंगे, 2,4-डाई-ऑक्सी पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे 2nd और 4th पोजीशन पे आपको क्या लगाना है, दोनों पे डबल बॉन्ड O लगाना है। तो आप 2nd पोजीशन पे, 2nd पोजीशन कौन सा है, ये वाला, ये हो गया, ठीक है। और 4th पोजीशन पे यहाँ दोनों साइड क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है।
बाकी वैलेंसी आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए थाइमीन का स्ट्रक्चर। थाइमीन में क्या होगा देखो, इसका हम लोग कॉमन नेम क्या डिजाइन करेंगे, 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन। इसमें क्या करेंगे, 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन में देखो 2 पे लगा दिया भाई, 4 पे लगा दिया, 5 पे मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आ रही होंगी कुछ चीजें एक्सेप्ट मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप। तो क्या हम इसका नाम 5 मिथाइल यूरेसिल रख सकते हैं? यस, आप क्या रख सकते हो इसका नाम, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्योंकि यूरेसिल के फिफ्थ पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, थाइमीन बन जाएगा। यानी कि अगर हम यूरेसिल का मिथाइलेशन करा दें तो क्या बनेगा, थाइमीन, ठीक है। और अगर हम यूरेसिल का क्या करा दें, एमिनेशन करा दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अमाइन ग्रुप ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया है, पूरे न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमने पहले न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को पता लगाया है कि न्यूक्लियोटाइड में जो प्रेजेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, इन तीनों का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक पूरे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर किस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं। तो आप यहाँ आगे देखेंगे हम, देखिए ये स्ट्रक्चर है पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का। तो हमें क्या करना है, तीनों चीजें ऐड करनी है भाई, नाइट्रोजनस बेस भी ऐड करना है, फॉस्फेट भी ऐड करना है, और हमें क्या करना है, एक और पेंटोस शुगर, ठीक है। तो भाई अगर आप डीएनए का केस लोगे तो वहां पे शुगर कौन सा लोगे, डीऑक्सीराइबोस शुगर लोगे, ठीक है। अगर आप आरएनए ड्रॉ कर रहे हो तो वहां पे आप पेंटोस शुगर कौन सा लोगे, राइबोस शुगर लोगे। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर के लिए न्यूक्लियोटाइड को डिजाइन कर रहे हैं या न्यूक्लियोटाइड के हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, पूरा जो येलो कलर से बना हुआ है ये पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। अब इस पेंटोस शुगर के स्ट्रक्चर में आप, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, OH ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, राइबोज, ठीक है। अगर मैं डीएनए का डिजाइन करूं तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, H, ठीक है। ये OH है, यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऊपर H आएगा और नीचे OH आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन, और ये हो गया फिफ्थ कार्बन, ठीक। अब आप क्या करोगे, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से क्या करोगे, नाइट्रोजिनस बेस को ऐड करोगे। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये क्या है, एडिनिन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, नाइट्रोजिनस बेस एडिनिन। अच्छा, उसका जो 9th पोजीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था जहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, देखो पहले ये स्ट्रक्चर जो था अब इसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है सिर्फ आपको। तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का नजर आने लगेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एडिनिन का है और ये है एडिनिन का 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन, ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन था ऑलरेडी। और भाई फर्स्ट कार्बन जो है पेंटोस शुगर का, इसके पास OH था। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का H और इस कार्बन का OH, यहां से क्या निकाल देंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, फिर बॉन्डिंग हो जाएगी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस पेंटोस शुगर का जो फिफ्थ कार्बन है वहां पे भी आप देख रहे हो CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक। आपको क्या करना है, यहाँ से फॉस्फेट ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट बच गया। तो आपको अगर फॉस्फेट यहाँ ऐड करना है, ठीक, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। तो यहाँ से जैसे ही आप वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल दोनों साइड से जब आप वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होंगी, बॉन्ड्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे, देखो किस तरीके से और कौन सा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा।
अच्छा, ये मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड किया, ठीक। यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस ऐड किया है और एक हमने क्या किया है, डीऑक्सी शुगर जो है वो ऐड किया है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, क्या होगा इसका नाम, ए एम पी, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। देख रहे हो, एडिनोसिन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है और एक ही फॉस्फेट है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, मोनोफॉस्फेट, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक फॉस्फेट और ऐड कर दूं तो वहां पे भी क्या होगा, देखो जब मैं एक और फॉस्फेट यहाँ ऐड करूंगी तो क्या होगा, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और अब क्या होगा, देखो फिर से ये स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा, ठीक। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डी पी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि अब यहाँ पे फॉस्फेट कितने आ गए, दो फॉस्फेट आ गए, ठीक। अब अगर मैं क्या करूंगी, एक और फॉस्फेट ऐड कर दूंगी तो क्या होगा, तो अगर मैं अब की बार एक और फॉस्फेट यहाँ पे ऐड करूंगी तो फिर से क्या होगा, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो जब फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या होगा, एक और हम देखते हैं यहाँ पे एक और फॉस्फेट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ए टी पी, एडिनोसिन, ठीक है, जिसमें एडेनिन और शुगर आ गया। और ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे तीन फॉस्फेट आके जुड़ गए, ठीक है। तो तीन फॉस्फेट यहाँ पे क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ये क्या हुआ, आपके किसका स्ट्रक्चर हुआ, एटीपी का। तो अब आप देख रहे हो जो एटीपी पढ़ते हो आप बार बार, एटीपी एडीपी एएमपी, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्चुअली। तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, इस तरीके से हम लोग एटीपी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जीटीपी बनाओ या सीटीपी बनाओ तो कैसे बनाओगे, वही सेम फिनोमिना से, बस क्या करोगे, एडेनिन की जगह क्या ऐड कर दोगे, यहाँ पे ग्वानिन ऐड कर दोगे, ठीक है। सीटीपी में क्या करोगे, यहाँ पे एडेनिन की जगह साइटोसिन ऐड कर दोगे, ठीक। इन्हीं के फिर फॉर्म्स आ जाए कि भाई जीएमपी बनाओ, ठीक, जीडीपी बनाओ, जीटीपी बनाओ, तो उसमें सिर्फ फॉस्फेट का डिफरेंस आ जाएगा। तो यही डिफरेंसेस हैं जो आते हैं जब हम इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। अब देखते हैं हम कौन कौन सी बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में होगी जहां से वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है। देखिए, देखो यहां से जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था यहाँ पे तो क्या हुआ, बॉन्डिंग हुआ, कौन सा बॉन्ड बना है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस लिंकेज को हम क्या बोलेंगे, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने देखा एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था और उससे एक बॉन्ड क्रिएट होगा, कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा, एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बने, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे भी आगे हमने क्या किए हुए थे, और न्यूक्लियोटाइड्स, इसी सेम न्यूक्लियोटाइड में ही हमने फॉस्फेट और ऐड कर दिए थे, दो फॉस्फेट और हमने यहाँ पे ऐड कर दिए थे, ठीक है। अब देखो इनके बीच में जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा वो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, दैट इज फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ एस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहाँ आपको बता दिया हमने बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और आप इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। वही सेम ऊपर वाला क्या हो गया, एटीपी का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। लेकिन उसमें आपने ये देखा कि किस बॉन्ड के थ्रू ये आपस में ऐड होते हैं, ठीक है, कैसे कनेक्ट होते हैं ये आपस में, किस बॉन्ड के थ्रू ये लिंक होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे आपने देखा होगा, अगर मान लो मैं एक डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करूं, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में, इसको मैं यहाँ पे डीनेचर कर दे रही हूँ, ठीक है। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके ही बनता है ये पूरा स्ट्रक्चर। तो अभी मैंने सिर्फ क्या देखा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा है कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनता है।
उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट, इससे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब मान लो कि मुझे पूरी चेन फॉर्म करनी है, ठीक है? तो पूरी चेन कैसे फॉर्म करोगे? तो आपको क्या करना होगा भाई, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड भी तो ऐड करना होगा ना उसके नीचे। फिर ऐसे ही इसके नीचे एक और ऐड करोगे, फिर और ऐड करोगे, फिर आप मल्टीपल टाइम्स और ऐड करोगे, राइट? ऐसे ही सेम इस स्ट्रक्चर में भी आप क्या करोगे, मल्टीपल टाइम्स ऐड करोगे। तो अभी हम सिर्फ एक ही सिंगल स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। देखो सिंगल स्ट्रैंड किस तरीके से फॉर्म होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास ऑलरेडी है ये। अब हम क्या करेंगे, एक और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ आप नीचे देखो, हमने ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड लिया था वो क्या लिया था, एटीपी। ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड हम लोग क्या करेंगे, टी ऐड करेंगे, ठीक है? कौन 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 सा? टीटीपी ऐड करेंगे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो टीटीपी जब आप ऐड करोगे तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई ये क्या है, टी है, थाइमीन है ये, ठीक? थाइमीन के साथ शुगर जुड़ा हुआ है, ठीक है? इसके साथ फॉस्फेट भी ऐड हुए हैं। कितने फॉस्फेट? 3 फॉस्फेट ऐड हुए, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, थाइमीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? तो अब देखो ये किस तरीके से इसके साथ ऐड होगा। भाई जो पहला न्यूक्लियोटाइड हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, इसका शुगर का जो थर्ड कार्बन है, इसके पास क्या है, OH ग्रुप है, ठीक है? ऐसे ही ये जो फॉस्फेट्स है, इनके पास भी क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है सबके पास। तो क्या होगा कि ये वाला जो थर्ड कार्बन पे जो OH है, ये क्या करेगा, किस पे अटैक करेगा, पहले वाले फॉस्फेट पे अटैक करेगा। तो आपको पता है कि भाई अगर ट्राई फॉस्फेट है तो उसमें से जो पहला फॉस्फेट होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा फॉस्फेट, दूसरे फॉस्फेट को हम बोलेंगे बीटा फॉस्फेट, और लास्ट वाले फॉस्फेट को हम क्या बोलेंगे, गामा फॉस्फेट। तो अभी ये जो शुगर का थर्ड कार्बन है, इसके पास जो OH है, ये क्या करेगा, किस पे अटैक करेगा, अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा। अब जैसे ही अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बाकी के जो 2 फॉस्फेट्स हैं ये क्या निकल जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PPI, पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकलने के बाद ये वाला जो फॉस्फेट है, इसके पास जो OH ग्रुप है, और ऐसे ही जो शुगर के पास OH ग्रुप है, यहां से क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा। और वाटर रिमूव होने के बाद ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट होगा भाई इन दोनों के बीच, ठीक है? वो देखते हैं किस तरीके का बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसको डाइएस्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पे 2 एस्टर बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, इसलिए उसको डाइएस्टर बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है? तो ऊपर वाला तो हो गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड जो एटीपी था। अब हमें इस एटीपी के नीचे अगर टीटीपी ऐड करना है, यानी कि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है, तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का सिर्फ अल्फा फॉस्फेट ही जाके शुगर के थर्ड कार्बन के OH ग्रुप से, ठीक है, या फिर थर्ड कार्बन से जाके लिंक होगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड तब जाके क्या होगा, ऐड होगा। इसी तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का ये नेक्स्ट हो गया। अब मान लो इसके बाद कोई और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आया तो क्या होगा, इसका जो थर्ड कार्बन का जो OH ग्रुप है फिर से ये पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, ठीक है, इसका OH ग्रुप और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट का OH ग्रुप, वहां से वाटर मॉलिक्यूल फिर से बाहर निकलेगा, और फिर से बाहर निकलने के बाद एक और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड क्या कर जाएगा, ऐड हो जाएगा उसके साथ। तो इसी तरीके से पूरे की पूरी DNA की चेन बनती है, ठीक है, इसी फॉर्म में। देखते हैं नीचे आगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो कैसे होगा, देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है पूरा। हमने देखा ऊपर वाला एटीपी था, ठीक है? यहाँ पे मैं और ऐड कर देती हूँ फॉस्फेट। तो ये था एटीपी का स्ट्रक्चर ऊपर, ठीक है? हमने देखी थी इसमें 2 बॉन्ड नहीं, एक एस्टर बॉन्ड हमने देखा, यहाँ पे हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखा, और यहाँ पे हमने फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड देखा, ठीक है? फिर हमने बोला कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्ट होगा या ऐड होगा तो किस बॉन्ड के थ्रू ऐड होता है,
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू ऐड होगा, ठीक है। जहां पे क्या होगा, यहाँ से ये ऑलरेडी पहले OH फॉर्म में था, ठीक है। ऐसे ही फॉस्फेट भी पहले OH फॉर्म में था, वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। किस किस के बीच में, शुगर के बीच में और फॉस्फेट के बीच में। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी देखा ना, एस्टर बॉन्ड कैसे बना था, एक शुगर है, ठीक है, और दूसरा फॉस्फेट है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड। जनरली एस्टर बॉन्ड बनता कब है, जब एक एल्कोहल ग्रुप होता है और दूसरा एसिडिक ग्रुप होता है। तो एसिडिक क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, और CH2OH जो था यहाँ पे, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एल्कोहल की तरह बिहेव करेगा। तो एल्कोहल और एसिड में जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा। सेम यहाँ पे है, यहाँ देखो ये क्या है, ये यहाँ पे एसिडिक एल्कोहल फॉर्म है, OH फॉर्म था, ये फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म था। तो जब दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड। सेम यहाँ पे भी हमने देखा था, ठीक है। ये भी क्या है, शुगर है, इसके पास भी OH है। इसी तरीके से इस फॉस्फेट के पास भी क्या होगा, जैसे सेम यहाँ कंडीशन हमने किया था, वही सेम कंडीशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी एक एस्टर बॉन्ड होगा। तो जब दो एस्टर बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म लिंक होंगे एक दूसरे से तो क्या बनाएंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्ट होता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अच्छा एक चीज और, कि भाई जब ये शुगर इस पूरे नाइट्रोजनस बेस के साथ ऐड होता है तो अगर ये प्यूरिन है तो प्यूरिन का तो N9 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और पेंटोस शुगर का C1 इन्वॉल्व होता है, यानी कार्बन 1, ये कार्बन 1 है और ये 9th पोजिशन पे जो नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, लिंकेज होती है, ठीक है, इन केस ऑफ प्यूरिन। सो यहाँ पे जो लिंकेज होगी वो कौन सी होगी, C1N9 होगी। लेकिन आप यहाँ देखोगे ये क्या है, प्रिमिडीन है, थाइमिन। तो सेम बॉन्ड यहाँ पे भी क्रिएट हुआ होगा, ये भी बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको भी आप B10 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि नाइट्रोजन फर्स्ट वाला जो नाइट्रोजन है वो इन्वॉल्व हुआ है किसमें, कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पे 9th वाला नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन का फर्स्ट वाला जो होगा नंबरिंग वो इन्वॉल्व होगा इन केस ऑफ पायरमिडीन। अगर ये पायरमिडीन है तो प्यूरिन होगा तो वही C1 की लिंकेज N9 से करोगे, लेकिन पायरमिडीन के केस में क्या करोगे, C1 की लिंकेज आप किससे करोगे, N1 से। कहीं कहीं पे आपको N3 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोनों केस पॉसिबल है, N1 और N3, ठीक है। दोनों के साथ आप क्या करा सकते हो, बॉन्डिंग करा सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे C1 N1 और आप इसको N3 भी लिख सकते हो, दोनों के साथ बॉन्डिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ लिंकेज होती है, तो आप ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके बाद अगर आपको कोई बोल दे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालने बताओ भाई हमें कि कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनेंगे। तो इस चीज को समझने से पहले आपको क्या करना होगा, एक चीज समझिएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं अगर ये बताऊं कि ये डबल स्टैंडर्ड DNA है, ठीक है, इसमें हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। एक क्या, जिसको हम बोलते हैं बेसिस, ठीक है, एक को हम बोलते हैं बेस पेयर और एक को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो भाई न्यूक्लियोटाइड और बेसिस तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बेस पेयर्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो अगर इस DNA स्टैंड पे A है, इस पे T है, ठीक, नीचे C है और इधर G है, तो ये जो पेयर बना ये क्या है, दिस इज बेस पेयर। ऐसे ही ये जब बनेगा इसको भी क्या बोलोगे, बेस पेयर। लेकिन इंडिविजुअल इसको A C T G, इंडिविजुअल्स को क्या बोलोगे, बेसिस बोलोगे या न्यूक्लियोटाइड्स बोलोगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेस पेयर्स पूछ रहा है, वो बेसिस पूछ रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो अगर आपको नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर बेसिस होंगे उसको आप एक से माइनस कर दोगे एंड यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, ठीक है। 2 से उसको क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 2 × N-1, ठीक है। तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स निकालने का फॉर्मूला है ये 2 × N-1।
तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनमें से पहले 1 में से माइनस करोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दूं कि क्या इफ यू हैव टोटल 100 बेस पेयर्स ऑफ इन डीएनए, ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप कैसे करोगे, तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैलकुलेट कैसे करना है, देखो अभी मैंने आपको बताया बेस पेयर का मतलब क्या होता है। तो अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो 100 बेस पेयर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ भी 100 बेसिस होंगे और यहाँ भी क्या होंगे, 100 बेसिस होंगे, दोनों में 100 बेसिस होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने बेसिस हो गए यहाँ पे, 200, ठीक है, 200 बेसिस हो गए। अब आप क्या करोगे, आपको भी मैंने बताया नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, 2 × n−1। तो अगर आपको एक स्ट्रैंड का निकालना है तो इसके कितने होंगे, 99, क्योंकि n−1 करोगे। इसके भी कितने होंगे, 99। तो जब दोनों को ऐड करोगे 99 + 99 कितने हो गए, 198, ठीक है। आप देखो, तो अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, तो कितना हो गया, 198। अब आपको क्या करना है, देखो ये तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से यहाँ पे किया। अब आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है ये 2 × n−1, तो आप कैसे लगाओगे, तो 2 आप ये देखोगे कि एक स्ट्रैंड में कितने फॉर्म हो रहे हैं, 99, ठीक है, और फिर क्या कर दोगे इसका multiplication, हो गए 2 × 198। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को निकाल सकते हो। या तो आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल दोनों का निकाल लो, तो अगर आप इंडिविजुअल दोनों स्ट्रैंड्स का निकालोगे तो एक स्ट्रैंड का क्या होगा, n−1, दूसरे का भी क्या होगा, n−1। या फिर आप क्या करो कि एक का निकाल लो और उसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसमें भी क्या होंगे, उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। ये काम काम आप कर सकते हो। अभी स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ा था, उस स्ट्रक्चर में क्या था, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं ये इनवर्ड लोकेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे ए यहाँ पे हो गया, टी जी के साथ हो गया, सी, ये अंदर की साइड होते हैं, जबकि जो चेन होती है ना वो किसकी बनी हुई होती है, वो शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई होती है, ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमने यहाँ पे ए था, ए के साथ कौन जुड़ा रहता है, नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर जुड़ा रहता है, तो ये शुगर जुड़ा हुआ है, शुगर के साथ फॉस्फेट ऐड रहता है, ठीक है, फिर शुगर फिर फॉस्फेट, इस तरीके से ये पूरी डीएनए की चेन बनती है, किसकी, शुगर फॉस्फेट। या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डीएनए की पूरी बैकबोन किसकी बनी हुई होती है, शुगर और फॉस्फेट्स की ही बनी हुई होती है। और जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं कहाँ लोकेटेड होते हैं, इनवर्ड्स लोकेटेड होते हैं, अंदर की साइड होते हैं ये, ठीक है। और एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ रहता है। अब हम ये देख लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे किसी एक न्यूक्लियोटाइड का और न्यूक्लियोसाइड का। देखिए अगर आपके पास बेस एडेनिन है, ठीक है, अगर वो न्यूक्लियोसाइड है तो क्या होगा, देखो डीएनए और आरएनए दोनों के केस में, तो डीएनए आरएनए के केस में उस न्यूक्लियोसाइड को आप क्या बोलोगे, भैया आपके पास फॉस्फेट तो वहां है नहीं, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, एडिनोसिन, मतलब एडेनिन ऐड होगा और उसके साथ शुगर ऐड होगा, और शुगर भी कौन सा ऐड होगा, राइबोस शुगर होगा इन केस ऑफ आरएनए, ठीक। अगर आपको यही एडिनोसिन किसके केस में चाहिए, डीएनए के केस में चाहिए, तो आपको शुगर चेंज करना पड़ेगा वहां पे, कौन सा, डीऑक्सी शुगर, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड के केस में देखें तो भाई वहाँ फॉस्फेट तो जुड़ा ही हुआ होगा, तो हम इसका नाम क्या रख देंगे, आरएनए के केस में, ठीक है, एडिनोसिन तो था ही, एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट जुड़ गया तो वो न्यूक्लियोटाइड हो गया,
यानी कि अब हम उसमें अगर 3 फॉस्फेट जोड़ दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। या फिर आप इसको एटीपी भी बोल सकते हो, या फिर आप एडिनिलिक एसिड भी इसको बोल सकते हो। देखो डीएनए के केस में फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा भाई, आगे से क्या करो, डीऑक्सी लगा दो, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, या फिर डी एटीपी कर दो। ठीक है। ऐसे ही सेम गुआनोसिन के केस में करेंगे। अगर न्यूक्लियोसाइड है तो आरएनए के केस में क्या बोलोगे, गुआनोसिन, डीएनए के केस में डीऑक्सी गुआनोसिन। न्यूक्लियोटाइड के केस में आरएनए को क्या बोलोगे, जीटीपी या गुआनिलिक एसिड, और डीएनए के केस में डीजीटीपी बोल दोगे। ऐसे ही साइटोसिन, साइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन, इसके केस में क्या बोलोगे, सीटीपी, और यहाँ पे डीसीटीपी। फिर आप नीचे देख सकते हो थाइमीन के केस में, देखो थाइमीन आरएनए में तो होता नहीं है इसलिए यहाँ पे एब्सेंट दिखा है। डीएनए के केस में आप क्या बोलोगे, थाइमिडीन। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड के केस में आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता तो ये एब्सेंट। और डीएनए के केस में यानी न्यूक्लियोटाइड अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे, टीटीपी या फिर थाइमिडाइलिक एसिड। यूरेसिल के केस में क्या बोलोगे, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता ही है, तो अगर वो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म में है तो क्या बोलोगे, यूरिडीन। डीएनए में होता नहीं है इसलिए हम उसको कुछ नहीं बोलते हैं। इसी तरीके से आरएनए में अगर वो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे, यूरिडिलिक एसिड, और डीएनए में ये प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन डीएनए, इनमें से कौन सा एब्सेंट होता है डीएनए के अंदर, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थियामिन। तो आपको पता है भाई, ए, टी, जी और सी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तो प्रेजेंट होते ही हैं। बचा कौन सा, देखो साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन भी है। ठीक है। अब देखना कंफ्यूजिंग क्या है यहाँ पे, दिस इज थाइमीन, और यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, थियामीन। तो ये क्या होगा, ये एब्सेंट होता है डीएनए के अंदर। ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड टॉपिक, ये पूरा न्यूक्लिक एसिड ही है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ इस तरीके के टॉपिक्स हैं जो समझ में नहीं आते, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट भी कर सकते हो कि आपको कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आई ट्राई टू make a video of that also. So this is all about the nucleic acid topic. Thank you very much.